योग चिकित्सा या योग चिकित्सा पर निबंध। वर्तमान समय में भौतिक सुख सुविधाओं एवं आहार विहार विपर्य से शारीरिक एवं मानसिक रोगों की अत्यंत वृद्धि हो रही है, जिसके कारण विश्व भर में लाखों लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। आधुनिक चिकित्सा के विकास से निश्चय ही लोगों की मृत्यु दर घटी है तथा आयु सीमा भी बढ़ी है, परंतु इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रोगों की उत्पत्ति भी हुई है। विज्ञान के द्वारा इन सब का उचित समाधान दिखाई नहीं देता है। इसके लिए मात्र योग के द्वारा चिकित्सा से ही सम्यक समाधान किया जा सकता है। योग स्वयं की पूर्णता का एक प्रयास है। योग मन का शरीर से और मन का आत्मा से सामंजस्य स्थापित करके प्रभावशाली ढंग से जीवन में समरसता उत्पन्न करता है। योग एक विज्ञान है जो शरीर स्वास्थ्य, मन में शांति, हृदय में आनंद और आत्मा की मुक्ति लाता है। वर्तमान समय में भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी योग का स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगाभ्यास पर हुए अनेकों शोध से आए सकारात्मक परिणामों से इस योग विद्या को पुनः एक नई पहचान मिल चुकी है। योग चिकित्सा पद्धति नहीं अपितु जीवन की पद्धति है। योग चिकित्सा का अर्थ और परिभाषा। आयुर्वेद में कहा गया है कि क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते, अर्थात विभिन्न क्रियाएं, संसाधन व उपाय जिनसे रोग का निराकरण व चिकित्सा होती है, उन्हें चिकित्सा की संज्ञा दी जाती है। योगिक चिकित्सा से तात्पर्य है योग विज्ञान अर्थात योगिक क्रियाओं के द्वारा रोग निवारण करना। समस्त योगिक क्रियाओं का उपयोग कर विभिन्न रोगों की चिकित्सा करना ही योग चिकित्सा का उद्देश्य है। योग स्वयं की पूर्णता का एक विज्ञान है। योग शरीर व मन और आत्मा से संबंध स्थापित करके प्रभावशाली ढंग से चिकित्सा को करता है तथा रोगों को दूर करता है। योग एक विज्ञान है जो शरीर स्वास्थ्य, मन में शांति और हृदय में आनंद लाता है। योग का तात्पर्य शरीर, मन, भाव, इच्छा, शक्ति, बुद्धि का अनुशासन भी है, जिससे आत्मा को बल मिलता है। योग चिकित्सा पद्धति नहीं अपितु जीवन पद्धति है। कोई यह कहे कि योग के द्वारा चिकित्सा करके हम स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं, फिर इसे चिकित्सा पद्धति क्यों न कहें। निसंदेह रोगों का उपचार योग द्वारा संभव है, किंतु योगाभ्यास रोगियों का रोग को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने की दिशा में प्रयास करता है। रोगी को ही नहीं, यह योग का संदेश है कि रोग ही नहीं, रोगी भी ठीक रहे। योगिक चिकित्सा से तात्पर्य योग विज्ञान द्वारा रोग निवारण करना है। चिकित्सा का अर्थ उन उपायों से है जिनसे रोग दूर होता है, जैसे आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध, षट क्रियाएं एवं ध्यान का उपयोग कर विभिन्न रोगों की चिकित्सा करना ही योगिक चिकित्सा का उद्देश्य है। योग चिकित्सा का सामान्य उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा एवं रोगग्रस्त व्यक्ति को रोग से मुक्ति दिलाना है। योग सूत्र में संयम को योग कहा है। तो क्या संयम से चिकित्सा संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। केवल और केवल संयमित जीवन जी करके ही स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। योग के द्वारा संयम के माध्यम से चिकित्सा संभव है। योग द्वारा शारीरिक चिकित्सा का संबंध हठ योग से है। हठ योग के षटकर्म, आसन, प्राणायाम रोगों को ठीक भी करते हैं और क्योर भी करते हैं। योग चिकित्सा में केवल हठ योग ही नहीं, बल्कि पातंजलि योग, कर्मयोग, भक्ति योग का भी समावेश किया जाता है। तभी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का सूत्र भी साकार होता है। योग चिकित्सा के अर्थ व परिभाषा के विषय में विचार करें तो इसके निम्न रूप हो सकते हैं। जैसे समग्र योग ही योग चिकित्सा है। विभिन्न योग पद्धतियों का सम्मिलित उपयोग ही योग चिकित्सा है। चिकित्सा व स्वास्थ्य केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार की है कि जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं
आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो उसी को स्वस्थ कह सकते हैं। केवल रोगों का अनुपस्थित होना ही स्वास्थ्य नहीं है, व्यक्ति उपयुक्त रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। तो पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना अति आवश्यक है। अतः योग चिकित्सा के लिए योग के एक संपूर्ण मिश्रित रूप या कंप्लीट पैकेज की आवश्यकता होती है। इसके लिए योग के विभिन्न मार्ग जैसे हठ योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि का संयुक्त उपयोग ही करना होता है, जिससे चिकित्सा होती है। अतः योग की सभी विधियां व समग्र योग ही चिकित्सा में उपयोगी है। योग का सामूहिक अभ्यास योग चिकित्सा नहीं। किसी बीमारी के समाधान व निदान के लिए योगाभ्यास के माध्यम से रोगों को ठीक करना या शारीरिक देखभाल करना योग चिकित्सा है। योग चिकित्सा के अंतर्गत योग के विभिन्न आयाम जैसे यम, नियम, षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, धारणा, ध्यान, समाधि सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। परंतु जो सामूहिक योगाभ्यास है वह योग चिकित्सा नहीं है। अधिकांशतः हम बड़े बड़े पंडाल, सत्संग भवन, मैदानों आदि में योग चिकित्सा शिविर होते हुए देखते हैं। इसे योग का सामूहिक अभ्यास तो कहा जा सकता है, परंतु योग चिकित्सा नहीं, क्योंकि योग चिकित्सा का सीधा संबंध व्यक्तिगत देखभाल या इंडिविजुअल केयर से है, न कि सामूहिक योगाभ्यास से। व्यक्तिगत देखभाल यानी इंडिविजुअल केयर ही योग चिकित्सा है। योग चिकित्सा का अर्थ व्यक्तिगत देखभाल से है। प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, तो किसी व्यक्ति को समूह में योग अभ्यास कराकर योग चिकित्सा देना अति कठिन है। एक योग चिकित्सक जब तक किसी व्यक्ति या रोगी की व्यक्तिगत देखभाल नहीं करेगा, तब तक वह उस अमुक या पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए योग चिकित्सा नहीं की जा सकती। हाँ, समूह में अभ्यास करने से वह व्यक्ति योग के लाभ तो प्राप्त कर लेगा, क्योंकि योग के लाभ से कोई भी अछूता नहीं रह सकता, इसलिए योग के सामान्य लाभ तो व्यक्ति को प्राप्त होंगे, परंतु योग के चिकित्सीय लाभ बहुत अधिक प्राप्त नहीं होंगे, और न ही इसे योग चिकित्सा भी कहा जा सकता है। इस बात को समझने के लिए हम एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक लिस्ट बनाकर अपना सामान खरीदने बाजार गया, उसे कुछ चीज़ें तो मिल गई और कुछ नहीं मिली, तो इस प्रकार उसे कुछ लाभ तो हो गया क्योंकि कुछ सामान मिल गया, पर पूरा सामान नहीं मिला, इसलिए कुछ लाभ रह गया। इसी प्रकार ही समूह में योगाभ्यास से हमें कुछ लाभ तो रह जाते हैं, मिल जाते हैं, तथा कुछ लाभ नहीं मिल पाते। अतः व्यक्तिगत देखभाल ही यौगिक चिकित्सा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मास और ग्रुप क्लास इज नॉट योगा थेरेपी। योगा थेरेपी इज रिक्वायर्ड इंडिविजुअल केयर एंड इंडिविजुअल अटेंशन पर्सन टू पर्सन। अर्थात जब तक एक योग चिकित्सक व रोगी के बीच एक व्यक्तिगत संवाद स्थापित नहीं होता, तब तक योग चिकित्सा करना संभव नहीं है। व्यक्तिगत संवाद व परामर्श के बाद ही योग चिकित्सा संभव है। योग चिकित्सा में व्यक्तिगत संवाद की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि योग चिकित्सा आरंभ करने से पहले यह जरूरी है कि व्यक्ति का पूरा चिकित्सीय परीक्षण किया जाए, जैसे यह देखने के लिए कि रोग से संबंधित कोई अन्य जटिलताएं तो नहीं है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी को हाई बीपी हो और उसके साथ उसे मधुमेह भी हो यानी डायबिटीज़, जिसके कारण मधुमेह का साधारण यौगिक इलाज अनुभवहीन व्यक्ति के हाथों में मुश्किल या खतरनाक भी हो सकता है, जिसे यह जानकारी न हो। तथा व्यक्तिगत संवाद इसलिए भी जरूरी है, यह निश्चित करने के लिए कि बीमारी की उस स्थिति में एलोपैथी या यौगिक इलाज में से किसे प्राथमिकता दी जाए। कई अनुभवहीन व्यक्ति उत्साह में ऐसी स्थिति में यौगिक चिकित्सा प्रारंभ कर देते हैं, जिससे एलोपैथी इलाज ज़्यादा आसान एवं तुरंत असरकारी सिद्ध होता है, परंतु शेष परिस्थितियों में यौगिक इलाज ज़्यादा उचित होगा। तो यह निर्णय नहीं ले पाते कि एलोपैथी ज़्यादा ठीक है या योग, तो उससे नुकसान होने का खतरा रहता है। एक अनुभवी चिकित्सक या डॉक्टर ही यह निर्णय कर सकता है कि बीमारी को किस छोर से पकड़कर ठीक करना है।
ज़्यादा आसान होगा उसे किस छोर से पकड़कर ठीक करें। उदाहरण के लिए कई बार एक योगाभ्यास का परिणाम आने में समय लगता है, तब तक औषधियों से रोग को नियंत्रित रखना पड़ता है, और जैसे जैसे योग का प्रभाव बढ़ता जाता है धीरे धीरे दवाओं की मात्रा कम करके उन्हें बंद कर दिया जाता है। अब कब दवाएं कम करना है और कब पूर्णतः योग पर निर्भर होना है, यह तो जानकार व्यक्ति ही अच्छी तरह से बता पाएगा या बता सकता है। अतः योग चिकित्सक से व्यक्तिगत संवाद व परामर्श लेना उचित व आवश्यक होता है। क्रमबद्ध व व्यवस्थित योगाभ्यास ही योग चिकित्सा है। योग चिकित्सा केवल सरल तरीके से अभ्यास कर लेना ही नहीं, योग चिकित्सा में अनुशासन की अति आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में अधिकांश व्यक्ति योग के कुछ अंगों जैसे आसन प्राणायाम से ही परिचित हैं, परंतु केवल इनका अभ्यास ही योग चिकित्सा नहीं है। योग चिकित्सा के विभिन्न अंगों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित अभ्यास क्रम ही योग चिकित्सा है। जैसे योग चिकित्सा के लिए क्रम से यानी स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले षटकर्म, फिर आसन, फिर प्राणायाम, मुद्रा बंद, फिर धारणा ध्यान को करना चाहिए। योग चिकित्सा में यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि योग का अभ्यास क्रम स्टेप बाय स्टेप ही हो। यौगिक जीवनचर्या व आहार पालन के बिना यौगिक चिकित्सा अपूर्ण है। यदि कोई रोगी या व्यक्ति योग का क्रमबद्ध व व्यवस्थित तरीके से अभ्यास करता रहे और यौगिक जीवनचर्या व यौगिक आहार का पालन अपने जीवन में न करे तो यौगिक चिकित्सा के पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं किए जा सकते। अतः यौगिक चिकित्सा की पूर्णता के लिए यौगिक जीवनचर्या व आहार का पालन अति आवश्यक नियम है। अतः योग चिकित्सा के अर्थ व परिभाषा के संदर्भ में निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि योग चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें योगाभ्यासों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित अभ्यास रोगों को दूर करता है। यौगिक चिकित्सा पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो समग्र रूप से बीमारियों पर प्रहार करती है। यह न केवल बीमारियों को दूर करती है बल्कि स्वास्थ्य को मजबूत करती है व उसकी सुरक्षा भी करती है। योग चिकित्सा केवल एक चिकित्सा विधि नहीं बल्कि एक जीवन की पद्धति का समग्र स्वरूप है। यौगिक चिकित्सा के सिद्धांत। यौगिक चिकित्सा का उद्देश्य किसी व्यक्ति को समग्र या पूर्ण स्वस्थ स्वास्थ्य देना है। योग में स्वास्थ्य के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन आवश्यक बताया है। वैसे तो सभी चिकित्सा प्रणाली के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर किसी रोगी की चिकित्सा की जाती है। योग चिकित्सा के भी कुछ अपने सिद्धांत हैं जिनका पालन करके एक योग चिकित्सक किसी व्यक्ति को और अधिक स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकता है। योग चिकित्सा के सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। पंचकोश का सिद्धांत। योग चिकित्सा की मान्यता के अनुसार मानव का अस्तित्व 5 कोष में बटा है जिन्हें पंचकोश कहते हैं। ये 5 कोष हैं अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में तथा आनंद में। पांचों कोषों में परस्पर संबंध में संतुलन के गड़बड़ हो जाने से शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। एक योग चिकित्सक को योग चिकित्सा के समय इन पांचों कोषों में संतुलन व परस्पर संबंध स्थापित करने की दृष्टि से योग अभ्यास व चिकित्सा का प्रारूप बनाना चाहिए। 6 चक्रों का सिद्धांत। चक्रों का संबंध हमारे सूक्ष्म शरीर से है। प्रत्येक चक्र शरीर के विभिन्न अंगों से संबंध रखते हैं तथा उन्हें प्रभावित करते हैं। चक्रों की ऊर्जा में असंतुलन व कमी आने से चक्रों से संबंधित अंगों के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। ये 6 चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि व आज्ञा। योग चिकित्सा के दौरान एक योग चिकित्सक को चक्रों को स्वस्थ व संतुलित करने की दृष्टि से योगाभ्यास का चयन करना चाहिए जिससे रोगी को अधिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके। पंच तत्व का सिद्धांत। भारतीय दर्शन व योग की मान्यता है कि शरीर का निर्माण 5 महाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से हुआ है। इन 5 तत्वों में तथा इनकी प्रतिशत मात्रा में असंतुलन उत्पन्न होने से भी रोग होते हैं। इन 5 तत्वों में असंतुलन भी रोग का एक मुख्य कारण है। एक योग चिकित्सक को योग चिकित्सा के समय ऐसे योग पैकेज व प्रारूप का निर्माण करना चाहिए जो रोगी में इन 5 तत्वों को संतुलन व तालमेल को ठीक रखे।
त्रिदोष का सिद्धांत। आयुर्वेद के अनुसार शरीर का स्वास्थ्य इन 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है, वात, पित्त और कफ। ये तीनों अगर शरीर में संतुलित अवस्था में है तो आप स्वस्थ हैं। अगर इनमें से किसी का भी संतुलन बिगड़ा तो रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसी वजह से इन्हें दोष कहा गया है। इन दोषों की संख्या 3 होने के कारण इन्हें त्रिदोष कहा गया है। इन दोषों के असंतुलित होने के मुख्य 2 कारण हैं। पहला, इन दोषों में बढ़ोतरी तथा इनमें कमी। एक कुशल योग चिकित्सक को एक रोगी के लिए बनाए गए योग चिकित्सा प्रारूप में इन तीनों दोषों को नियमित व संतुलित करने के लिए भी योगाभ्यासों को रखना चाहिए। सप्त धातु का सिद्धांत। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इनको सप्त धातुएं कहा गया है। ये शरीर को धारण करती हैं, इसलिए इन्हें धातु कहते हैं। इनका निर्माण हमारे द्वारा खाए जाने वाले आहार से होता है। जिस व्यक्ति में इन 7 धातुओं की क्रियाएं सम हो, यानी न कम हो न अधिक हो, वह व्यक्ति स्वस्थ है, अर्थात स्वास्थ्य से सीधा इनका संबंध है। एक योग चिकित्सक को सप्त धातुओं के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए योग चिकित्सा करनी चाहिए, जिससे पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। त्रिगुण का सिद्धांत। योग व सांख्य के अनुसार संसार का प्रत्येक पदार्थ 3 गुणों से बना है। ये गुण है सत्व, रज, तम। जिस प्रकार तीनों धागों को आपस में मिलाकर एक रस्सी का निर्माण होता है, उसी प्रकार ये 3 गुण भी आपस में भिन्न भिन्न मात्राओं में मिलकर व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। इन 3 गुणों में असंतुलन से व्यक्ति में मानसिक तथा शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इन गुणों में संतुलन बनाए रखने व योगी को पूर्ण स्वास्थ्य लाभ देने के लिए योग चिकित्सक को अपने योग पैकेज में ऐसे योग अभ्यासों को भी सम्मिलित करना चाहिए जो 3 गुणों को संतुलित रख सकें। कर्म फल का सिद्धांत। कर्म फल एक अति सूक्ष्म व गहन विषय है। हमारे ऋषि मुनियों और वेद संबंधी ग्रंथों ने कर्म फल व रोगों के संबंध में कुछ सिद्धांत स्थापित करने के प्रयास किए हैं। महर्षि पातंजलि ने कर्म फल के विषय में कहा है कि कर्मों के अनुसार उनका फल ही जाति, आयु व भोग के रूप में मिलता है। कई बार भोग के रूप में कई प्रकार के रोग भी प्राप्त हो जाते हैं। तप, दान, ईश्वर प्राणिदान द्वारा कृष्ण कर्मों के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलती है। अतः एक योग चिकित्सा प्रारूप में अच्छे कर्म करने की प्रेरणाप्रद शिक्षा व विधियां भी सम्मिलित होना अनिवार्य है। अतः व्यक्ति को पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए योग चिकित्सा के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। योग चिकित्सा के क्षेत्र। योग चिकित्सा के क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हैं, यानी स्कोप ऑफ योगा थेरेपी काफ़ी विकसित रूप से कार्य करती है। योग चिकित्सा का क्षेत्र व्यापक है, परंतु यह भी सही है कि हर क्षेत्र की अपनी सीमाएं होती हैं। भारतीय शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, अर्थात आरोग्य या स्वास्थ्य ही धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को प्राप्त करने का मूल साधन है। हेल्थ इज द बेसिक मीन टू फेथफुली ड्यूटी, अर्न वेल्थ, enjoy प्लेजर एंड अचीव साल्वेशन। और शरीर की इन सब की प्राप्ति का साधन है, यानी शरीर से ही ये सब प्राप्त होते हैं। शरीर यदि रोगग्रस्त हो जाए तो कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं हो सकता। योग इस स्वास्थ्य को देने में सहयोग करता है। योग मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में भी मदद करता है। योग की चिकित्सा पद्धति भी व्यक्ति के जीवन में विभिन्न आयामों व क्षेत्रों में सहायता करती है, जैसे बच्चों के लिए, किशोरों के लिए योग, महिलाओं के लिए योग, खेल के क्षेत्र में योग, सुरक्षा क्षेत्र में योग, चिकित्सा क्षेत्र में योग। ये योग के मुख्य क्षेत्र हैं। योग चिकित्सा की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ योगा थेरेपी। चिकित्सा क्षेत्र में सभी चिकित्सा विधियों की कुछ न कुछ सीमाएं होती हैं। कुछ परिस्थितियों में कोई चिकित्सा विधि चिकित्सा करने या पूर्ण लाभ कर देने में कई बार सहयोगी नहीं होती, या कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं जो कि चिकित्सा देना संभव नहीं हो पाता।
योग चिकित्सा पद्धति की भी कुछ अपनी सीमाएं हैं। योग चिकित्सा पद्धति असीम नहीं है बल्कि सीमित है। योग चिकित्सा की सीमाएं निम्नलिखित हैं। जैसे योग चिकित्सा में एक कुशल चिकित्सक का होना अति अनिवार्य है। कई लोग ऐसे ही किसी भी तरह स्वयं योग करने लगते हैं जिससे योग के उचित लाभ प्राप्त नहीं होते। एक रोगी को योग चिकित्सा के लिए एक कुशल योग प्रशिक्षक से संपर्क करना चाहिए। योग द्वारा किसी व्यक्ति या योगी की चिकित्सा करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि रोगी योग चिकित्सा कराने के लिए तैयार हो तथा योग करने की इच्छा शक्ति भी उसमें हो। योग चिकित्सा के लिए किसी रोगी का सहमत होना बहुत जरूरी है। बिना रोगी व व्यक्ति की सहमति के योग चिकित्सा संभव नहीं है। आनुवांशिक रोगों में योग चिकित्सा से आंशिक लाभ तो प्राप्त किए जा सकते हैं, पर उन्हें पूर्ण रूप से दूर करना अति कठिन है। शल्य चिकित्सा के तुरंत बाद योग चिकित्सा करना असंभव होता है। शल्य चिकित्सा के कुछ महीनों के बाद ही योग चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनमें चिकित्सक ऑपरेशन या शल्य चिकित्सा की सलाह देते हैं। ऐसे रोगों में भी योग चिकित्सा से आंशिक लाभ तो पहुंचाए जा सकते हैं, परंतु पूर्ण लाभ पहुंचाना संभव नहीं हो पाता। जब किसी गंभीर चोट या बीमारी के कारण किसी व्यक्ति की शीघ्र मृत्यु का खतरा उत्पन्न हो रहा हो तो इसे आपातकालीन स्थिति कह सकते हैं। यदि ऐसे जैसे किसी को हृदयघात यानी हार्ट अटैक आया हो तो योग चिकित्सा करना इस स्थिति में संभव नहीं है। उग्र रोग जैसे अस्थमा का अटैक आना, बेहोश हो जाना आदि परिस्थितियों में योग चिकित्सा से तत्काल लाभ प्राप्त नहीं किए जा सकते। दुर्घटना की स्थिति जैसे अचानक चोट लगना, हड्डी टूटना आदि परिस्थितियों में योग चिकित्सा संभव नहीं है। योग चिकित्सा में जीवन शैली की भूमिका। योग चिकित्सा में जीवन शैली का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए नित्य सोकर उठने के बाद जो कर्म करने चाहिए उनके सामूहिक रूप को ही यौगिक जीवन शैली कहा जा सकता है। प्रातःकाल उठकर संध्या काल तक स्वस्थ रहने के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले जो समस्त कार्य हैं वे दिनचर्या के अंतर्गत आते हैं और दिनचर्या का प्रतिदिन नियम पूर्वक पालन करना जीवनचर्या कहलाता है। बहुत बार तो योग चिकित्सा पद्धति को पूर्ण रूप में न अपनाने के कारण उनके लाभ को प्राप्त करने में कुछ कमी रह जाती है या लाभ प्राप्त नहीं होते। इसलिए यह आवश्यक है कि योग चिकित्सा को पूर्ण रूप से स्वीकार करके उसके पूर्ण लाभ को लेने के लिए उसके अनुसार जीवनचर्या, आहार विहार, भोजन आदि का पालन करके जीवन में उतारें तो पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। ज़्यादातर चिकित्सा पद्धतियां रोग होने के बाद रोग को दूर करने की बात करती हैं। केवल योग और आयुर्वेद जैसी कुछ चिकित्सा पद्धतियां हैं जो जीवन जीने की कला सिखाती हैं कि कैसे स्वस्थ जीवन जिया जा सके। योग आयुर्वेद के इन सिद्धांतों का पालन करके स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। योग चिकित्सा में निम्न प्रकार से यौगिक जीवन शैली को अपनाना चाहिए, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग, हाथ पैर यानी चक्षु प्रक्षालन या उनको साफ रखना, धोना, ऊषापान, शौच निवृत्ति, स्नान, योग साधना व संध्या हवन, रात्रि 10 बजे संज्ञा ग्रहण कर लेना या सोने के लिए चले जाना आदि हमें जीवनचर्या में पालन करने चाहिए। योग चिकित्सा में आहार की भूमिका। यौगिक चिकित्सा व जीवन में आहार का स्थान अति महत्वपूर्ण है। संतुलित सात्विक और मिताहार हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि हितभुक, ऋतुभुक और मितभुक का पालन करना चाहिए। हितभुक जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो ऐसा आहार, मितभुक अर्थात कम खाना चाहिए। भले ही हितकारी भोजन हो, अधिक मात्रा में खाना नुकसानदायक हो सकता है। ऋतुभुक अर्थात ऋतु के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। यौगिक आहार के अंतर्गत मिताहार, संतुलित आहार व सात्विक आहार को रखा गया है। आहार के समस्त प्रतिनिधि पदार्थ जैसे अनाज, दालें, तेल, सब्जी, फल, दूध आदि में भी आहार में ग्रहण करने चाहिए। योग चिकित्सा की विशेषताएं।
योग के क्षेत्र में योग मुख्यतः 3 आयामों या पहलुओं में काम करता है, जैसे रोग का निवारण यानी प्रिवेंशन, स्वास्थ्य संवर्धन यानी हेल्थ का प्रमोशन, रोगों का इलाज यानी क्योर। अर्थात चिकित्सा क्षेत्र में योग बीमारियों से बचाव का कार्य करता है, बीमारियों से सुरक्षा करता है। योगाभ्यास करते रहने से व्यक्ति कम बीमार पड़ता है। योगाभ्यास से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, व्यक्ति बीमारियों से दूर रहता है, स्वास्थ्य को बढ़ाकर व्यक्ति का विकास करता है। योग चिकित्सा से कई प्रकार की बीमारियों की चिकित्सा भी होती है। योग के द्वारा दमा, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, थायराइड, शुगर, मोटापा, स्लीप डिस्क, सर्वाइकल, साइटिका, चिंता, अवसाद जैसी अनेकों बीमारियों को ठीक किया जाता है। अतः योग चिकित्सा भी चिकित्सा का एक प्रमुख क्षेत्र है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि ये 8 अंग हैं। योग के इन अंगों के अभ्यास से सामाजिक तथा व्यक्तिगत आचरण में सुधार आता है। शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त के भली भांति संचार होने से शरीर स्वास्थ्य में सुधार आता है, इंद्रियां संयमित होती हैं तथा मन को शांति व पवित्रता मिलती है। दवाएं जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनसे बचने का योग एक अच्छा विकल्प है। योगाभ्यास से पूर्व अनुशासन। योगाभ्यास करने से पहले कुछ नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, जैसे योगाभ्यास शांत वातावरण में करना चाहिए। शांत वातावरण के साथ साथ आराम के साथ शरीर एवं मन को शिथिल करके ही अभ्यास किया जाना चाहिए। योगाभ्यास खाली पेट अथवा अल्पाहार लेकर करना चाहिए। यदि अभ्यास के समय कमजोरी महसूस हो तो गुनगुने पानी में थोड़ी सी शहद मिलाकर लेना उचित होता है। योग अभ्यास मल एवं मूत्र विसर्जन करने के उपरांत ही करना चाहिए। अभ्यास करने के लिए चटाई, दरी, कंबल, योगा मैट का प्रयोग करना चाहिए। अभ्यास करते समय शरीर की गतिविधि आसानी से हो सके, इसके लिए सूती और हल्के आरामदायक वस्त्र पहनना चाहिए। थकावट, बीमारी, जल्दबाजी एवं तनाव की स्थिति में योग नहीं करना चाहिए। यदि पुराने रोग, पीड़ा एवं हृदय संबंधी समस्याएं हो तो ऐसी स्थिति में योगाभ्यास शुरू करने के पूर्व चिकित्सक अथवा योग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। गर्भावस्था एवं मासिक धर्म के समय योग करने से पहले योग विशेषज्ञ से परामर्श लेना उचित है। योगाभ्यास के पश्चात अनुशासन। योगाभ्यास के समाप्त होने के बाद कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे योग अभ्यास के 20 से 30 मिनट के बाद स्नान करना चाहिए। योग अभ्यास के 20 से 30 मिनट बाद ही आहार ग्रहण करना चाहिए, उससे पहले नहीं। योगाभ्यास समाप्त होने के बाद तुरंत से अपने कार्य में व्यस्त नहीं होना चाहिए। योग से ऊर्जाओं में जो सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, उन्हें शरीर व मन में स्थिर होने देने के लिए कुछ समय शांत अवस्था में स्वयं के साथ रहना चाहिए। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक दृष्टि से सुखकर अवस्था ही स्वास्थ्य है। बहुत से स्वास्थ्यकर भावों में योग का विशेष महत्व है। योग की अनेक क्रियाएं जैसे आसन, प्राणायाम आदि शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। उसी प्रकार योग साधना में भी स्वास्थ्य के अंतर्गत बताई गई दिनचर्या, रात्रिचर्या तथा ऋतुचर्या मनुष्य को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है तथा इनके नियम पूर्वक सेवन करने से स्वास्थ्य बना रहता है। आज के युग में योगाभ्यास से अनेकों रोगों की चिकित्सा भी होती है। आज संपूर्ण विश्व में योग के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास चल रहा है एवं अनेक असाध्य रोगों की चिकित्सा सफलतापूर्वक की जा रही है। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस बात को मान चुका है कि वर्तमान में तेजी से फैल रहे मनोदैहिक रोगों में योगाभ्यास विशेष रूप से कारगर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि योग एक सुव्यवस्थित व वैज्ञानिक जीवन शैली है, जिसे अपनाकर अनेक प्रकार के प्राणघातक रोगों से बचा जा सकता है। योग से तात्पर्य मात्र योगासनों से नहीं है, अर्थात यह एक समग्र जीवन दर्शन है जिसके अनुपालन से मनुष्य जीवेम शरद शतम के संकल्प को पूरा कर सकता है।
अतः योग की महत्ता को देखते हुए सभी मनुष्य को अपने जीवन में योग को अपनाना चाहिए, वह इसको निरंतर करते रहना चाहिए।